नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित मुनेठा। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना लाग लपेट के। बस मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए आंख कान खोल के। सबसे पहले 4 बड़ी खबरें। महाराष्ट्र में फिर से बीजेपी शिवसेना की सरकार बनेगी, लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर उद्धव ठाकरे ने कड़े तेवर दिखाते हुए कहा कि सीएम को लेकर बीजेपी के साथ तय हुए 50-50 फॉर्मूले पर उनकी पार्टी का आंख कान खोल के। सबसे पहले 4 बड़ी खबरें। महाराष्ट्र में फिर से बीजेपी शिवसेना की सरकार बनेगी, लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर उद्धव ठाकरे ने कड़े तेवर दिखाते हुए कहा कि सीएम को लेकर बीजेपी के साथ तय हुए 50-50 फॉर्मूले पर उनकी पार्टी कतई नहीं झुकेगी। हरियाणा में सबसे बड़ी पार्टी बनी बीजेपी बहुमत से दूर रह गई। ऐसे में खबर है कि बीजेपी दुष्यंत चौटाला की जेजेपी से समर्थन लेकर फिर से राज्य में अपनी सरकार बना सकती है। करतारपुर कॉरिडोर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हो गया है। दोनों देशों के अधिकारी भारत पाकिस्तान सीमा पर 0 पॉइंट पर पहुंचे और वहां समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब इस कॉरिडोर का उद्घाटन 9 नवंबर को पाकिस्तान में इमरान खान करेंगे और भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बीसीसीआई ने बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कप्तान विराट कोहली को आराम दिया है। उनकी जगह रोहित शर्मा टीम की कमान संभालेंगे। हालांकि विराट बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में खेलेंगे। महाराष्ट्र में चुनाव नतीजे के बाद मुंबई में बीजेपी दफ्तर पर पार्टी कार्यकर्ता खुशी से झूम उठे। महाराष्ट्र में एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही बीजेपी की जीत से गदगद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुंबई में पार्टी दफ्तर पर नाच गाकर जश्न मनाया। इस दौरान वहां जमकर आतिशबाजी भी की गई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना के शानदार प्रदर्शन से खुश पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुंबई में सेना भवन पर इकट्ठा होकर पार्टी की जीत का जश्न मनाया। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी एनसीपी की शानदार जीत के बाद मुंबई में एनसीपी के दफ्तर पर कार्यकर्ता हाथों में पार्टी के झंडे लेकर झूम उठे। महाराष्ट्र के नागपुर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की नागपुर साउथ वेस्ट सीट से जीत पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर और नारे लगाकर अपनी खुशी का इजहार किया। महाराष्ट्र का नेता कैसा हो? शिवसेना के गढ़ कहे जाने वाले महाराष्ट्र के कणकवली से बीजेपी नेता नीतेश राणे की जीत के बाद उनके समर्थकों ने ढोल नगाड़े बजाते हुए नाच गाकर जश्न मनाया। महाराष्ट्र में एनसीपी की शानदार जीत के बाद पार्टी के गढ़ कहे जाने वाले बारामती में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। बारामती से अजीत पवार बड़े अंतर से विजयी हुए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में किंग मेकर बनकर उभरी दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी के समर्थकों ने जीत में आतिशबाजी कर जश्न मनाया। हरियाणा के अंबाला में बीजेपी नेता अनिल विज ने अपनी जीत के बाद रोड शो के जरिए पार्टी समर्थकों के साथ जश्न मनाया। गुजरात की सूरत में नुकीली कीलों पर लेटकर 9 लोगों ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस रिकॉर्ड में सभी लोग 4 से 6 इंच लंबी नुकीली कीलों पर एक के ऊपर एक लेटे हुए दिखाई दिए। रूस के शोधकर्ताओं ने आर्कटिक महासागर में 5 नए द्वीपों की खोज की है, जो कि फ्रांस जोसेफ लैंड द्वीप समूह में ग्लेशियर पिघलने के बाद सामने आए। महाराष्ट्र में चुनावी नतीजे शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन के पक्ष में गए। खबर है कि दिवाली के बाद गठबंधन सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। बीजेपी को इस चुनाव में 122 सीटें हासिल हुई, जो 2014 के मुकाबले कम है, लेकिन बीजेपी एक बार फिर महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आई है।
और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दलील दी कि बीजेपी को बेशक सीटें कम मिली हैं, लेकिन उसका स्ट्राइक रेट 2014 से बेहतर है। पिछले समय हमारा स्ट्राइक रेट ये 47% था, 47%। अब हमारा स्ट्राइक रेट ये 70% है, 70% है। जितनी सीटें हम लड़े उसमें से 70% सीटों पर हमने विजय हासिल की है। पिछले चुनाव में महाराष्ट्र के जो कुल वोट है उन वोट में हमको 28% वोट मिले थे 260 सीटें लड़कर, और हमको तकरीबन 26% वोट मिले हैं मात्र 150 सीटें लड़कर। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से पिछले बार से अधिक वोट भी मिला है, स्ट्राइक रेट भी मिला है, और सीटों में मैं ये मानता हूं कि कुछ सीटें हमारी कम हुई है क्योंकि हम कम सीटें लड़े हैं। राज्य में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने जा रही बीजेपी के कार्यकर्ता इस जीत के बाद खुशी से सराबोर दिखे। पार्टी दफ्तर पर दिवाली जैसा माहौल दिखा। एक बड़े स्टेज पर महाराष्ट्र की जनता को धन्यवाद देने वाले बैनर लगाए गए। इसके अलावा पीएम मोदी और अमित शाह के बड़े बड़े कटआउट लगाए गए। महाराष्ट्र की जनता का आभार व्यक्त करने के लिए जो है एक बड़ा सा स्टेज बनाया गया है, जिसके ऊपर मराठी में लिखा गया है कि आपके विश्वास के कारण ही जो है हम फिर से एक बार महाराष्ट्र में सत्ता में आए हैं। महाराष्ट्र की जनता का आभार, इस तरीके का बड़ा सा कटिंग यहाँ पर लगाया गया, बड़ा सा होर्डिंग यहाँ लगाया गया है। इसके अलावा बीजेपी कार्यालय के बाहर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बड़ा कटआउट जो है वो लगाया गया है। नतीजे आने के साथ ही जब बीजेपी शिवसेना की सरकार बनने की तस्वीर साफ हो गई तो ढोल नगाड़े बजने लगे, मिठाइयां बंटने लगी। लेकिन सीटों के मामले में बीजेपी इस दफा पीछे है, इसीलिए लगे हाथ ये चर्चा भी शुरू हो गई कि शिवसेना के साथ सरकार का सफर कैसे तय होगा। शिवसेना का हमारा जो तय हुआ है उसके अनुसार ही हम आगे जाने वाले हैं। जो तय हुआ है वो सही समय पर आपको पता चल जाएगा। देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि बीजेपी शिवसेना से मिलकर मजबूत सरकार बनाएगी। संकेत दिया कि दूसरी पार्टियों से जीत कर आए बीजेपी के बागी नेता भी बीजेपी के साथ आ सकते हैं, लेकिन इस बात से साफ इनकार किया कि आंकड़ों के खेल में विपक्ष बाजी मार ले जाएगा। मुख्यमंत्री ने पंकजा मुंडे जैसे नेताओं के चुनाव हारने पर दुख जताया। सतारा की प्रतिष्ठित सीट हार जाना भी बीजेपी के लिए झटका है, लेकिन पार्टी ने इस बात पर संतोष जताया कि लगातार दूसरी बार जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया है। हरियाणा में भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आई है। हालांकि सरकार आंकड़ों में पीछे रह गई। बीजेपी ने इस बार 75 पार का नारा दिया था, लेकिन बीजेपी 40 के आंकड़े पर रुकती नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश नजर आया। सरकार बनाने के लिए जरूरी 46 सीटों के पास पहुंचने के लिए बीजेपी को निर्दलीय या जेजेपी जैसी पार्टी के समर्थन की जरूरत होगी। चर्चा तेज है कि इनका समर्थन बीजेपी को मिल सकता है। खबर है कि गोपाल कांडा जैसे निर्दलीय विधायक बीजेपी नेतृत्व से मिलने दिल्ली आ रहे हैं। इस तरह बीजेपी कैंप में निराशा नहीं है, लेकिन सीटें कम होने से पार्टी को झटका जरूर लगा है। लेकिन जिस प्रकार के जनादेश की अपेक्षा थी उस तरह का जनादेश नहीं है, और पार्टी का नेतृत्व इस विषय पर निश्चित रूप से समीक्षा करेगा कि हम लोगों से प्रबंध की व्यवस्था में कहाँ कहाँ कमी रही है, और उन कमियों को दूर करके आगे मजबूती से फिर भारतीय जनता पार्टी के सब लोग हरियाणा के विकास के लिए खड़े होंगे। हरियाणा में सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला दिख रहा है। वहीं जननायक जनता पार्टी राज्य में किंग मेकर की भूमिका निभाती दिख रही है। आंकड़ों के मुताबिक किसी भी दल को हरियाणा में बहुमत हासिल नहीं हुआ है, क्योंकि हरियाणा में कुल 90 सीटों में बीजेपी 40 सीटों पर जीत कर आई है, जबकि कांग्रेस 31 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही है। वहीं जिस किंग मेकर की हम बात कर रहे हैं यानी कि जेजेपी को इस बार 10 सीटें मिली हैं, जबकि अन्य और निर्दलीयों के खातों में कुल 9 सीटें गई हैं। ऐसे में हरियाणा में सरकार किस पार्टी की बन सकती है, इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, आइए अब इस पर एक नजर डालते हैं। हरियाणा में 90 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा है 46। ऐसे में बीजेपी के 40 विधायक और 6 निर्दलीय मिलकर बीजेपी की सरकार बना सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला यह हो सकता है कि बीजेपी के 40 विधायक और जेजेपी के 10 विधायक साथ आ जाएं और प्रदेश में बीजेपी जेजेपी की गठबंधन की सरकार बन जाए। लेकिन अगर ये दोनों फॉर्मूले फेल होते हैं तो कांग्रेस को इसका सीधा फायदा मिल सकता है। कांग्रेस के 31 विधायक और जेजेपी के 10 विधायक के अलावा 5 निर्दलीय का समर्थन हासिल करके कांग्रेस सरकार बना सकती है। यूपी में 25,000 होमगार्ड नहीं निकाले जाएंगे।
योगी सरकार ने राज्य के 25,000 होमगार्ड को दीपावली पर बड़ा तोहफा देते हुए उन्हें बाहर किए जाने का फैसला वापस ले लिया। भोपाल में हनी ट्रैप मामले की एक आरोपी श्वेता विजय जैन के आईसीआईसीआई बैंक के लॉकर से एसआईटी को 47 लाख नगद, 37 लाख के जेवर और 5 पेन ड्राइव मिले हैं। कमलेश तिवारी हत्याकांड में अहमदाबाद की एक अदालत के फैसले के बाद आरोपी मोइनुद्दीन पठान और अशफाक शेख को 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लाया गया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारी बारिश की वजह से एक प्राचीन बुद्ध स्तूप गिर गया। राजस्थान के सीकर में रामगोपाल मील नाम के एक शख्स ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी बेटी और उसकी प्रेमी की हत्या कर उनके शव को जंगल में फेंकने का जुर्म कबूल कर लिया। कर्नाटक के मैसूर में भारी बारिश के कारण सब्जियों की कीमत में भारी गिरावट की वजह से किसानों ने सब्जियों को सड़क पर फेंककर प्रदर्शन किया। तमिलनाडु के रामेश्वरम में मछली के कारोबार में आई समस्या की वजह से लोग दिवाली के मौके पर दुकानदारों में खरीदारी नहीं करने जा रहे, जिस वजह से दुकानदार नाराज हैं। लखनऊ में काफी दिनों से डिप्रेशन में चल रहे एक डॉक्टर के बेटे ने लाइसेंस से रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मुंबई के कंदील में दिवाली के मौके पर बाजार में खरीदारों की भारी भीड़ नजर आई। तमिलनाडु के मदुरै में भारी बारिश की वजह से एयरपोर्ट के बाहर पानी भर गया, जिस वजह से लोगों को काफी परेशानी हुई। शिमला में दिवाली के मौके पर जेल प्रशासन की मदद से कैदियों ने मिठाइयां और लोगों के लिए कई सारे गिफ्ट बनाए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला और उनकी पार्टी जेजेपी किंग मेकर बनकर उभरी है। उनकी चाबी चुनाव निशान वाली जननायक जनता पार्टी के पास सत्ता की चाबी है। पिछले साल दिसंबर में उन्होंने जेजेपी नाम से अपनी नई पार्टी बनाई थी। उन्हें परदादा और पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल ताऊ और दादा ओपी चौटाला की सियासत विरासत में मिली थी, लेकिन पारिवारिक कलह की वजह से इनेलो टूटी और दुष्यंत ने अपनी जननायक जनता पार्टी बनाई। हालांकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि महज 9 महीनों में दुष्यंत हरियाणा की सत्ता की चाबी अपनी जेब में रखकर घूमेंगे। चुनाव से पहले दुष्यंत की पार्टी जेजेपी को विरोधियों ने हल्के में लिया था, लेकिन चंद महीनों में ही दुष्यंत देवीलाल की विरासत के वारिस बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि हरियाणा के घाघ राजनेता जिस जेजेपी को बच्चा पार्टी कहते थे, उसने चंद महीनों में खुद को बड़ा कर अपने तेवर दिखा दिए। चुनाव से पहले देखिए कैसे दुष्यंत ने दावा किया था कि सत्ता की चाबी उन्हीं के हाथ होगी। मैं ये मानता हूँ ना तो बीजेपी 40 पार करेगी, ना कांग्रेस 40 पार करेगी, और सत्ता की चाबी जो होगी वो जननायक जनता पार्टी का। इसके बाद जब नतीजे आए तो बात साफ हो गई कि सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियों के बीच जंग में जेजेपी ने खुद का लोहा मनवा लिया है। और इस चुनाव से ये भी साफ हो गया है कि हरियाणा की राजनीति में अब जेजेपी के ऊपर चस्पा बच्चा पार्टी का लेबल भी धुल गया है। प्रदेश के अंदर जो भी नतीजा आएगा उसके ऊपर सारे मिल बैठकर जो विधायक होंगे, नेशनल कांग्रेस से कोई ऑफर आई आपको? मेरे फोन दोनों मेरी गाड़ी में है, मेरी किसी से चर्चा नहीं। कुल मिलाकर पिछली लोकसभा में देश के सबसे युवा सांसद रहे दुष्यंत चौटाला 11 महीनों में पके हुए ऐसे चावल बनते हुए नजर आ रहे हैं जिनकी महक हरियाणा की राजनीति में दूर दूर तक फैल रही है। और आइए अब आपको समझाते हैं कि चौटाला परिवार कितना बड़ा है और सियासत में इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। दरअसल देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के वैसे तो 4 बेटे थे, ओपी चौटाला, प्रताप चौटाला, रणदीप चौटाला और जगदीश चौटाला। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला को देवीलाल ने अपना उत्तराधिकारी बनाते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी। ओम प्रकाश चौटाला के 2 बेटे हैं, अजय चौटाला और अभय चौटाला। अजय चौटाला पिता ओपी चौटाला के साथ टीचर भर्ती घोटाला मामले में फिलहाल जेल में है। अजय चौटाला की शादी नैना से हुई थी, जिनके भी 2 बेटे हैं, दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला। पारिवारिक कलह के बाद इनेलो में टूट हुई और नैना, दुष्यंत और दिग्विजय ने अपनी अलग पार्टी जेजेपी बनाई। वहीं आईएनएलडी अब भी अभय चौटाला ही चला रही है। अभय की शादी कांता से हुई, इनके भी 2 बेटे हैं, करण चौटाला और अर्जुन चौटाला। इस चुनाव में देवीलाल परिवार से 5 चेहरे चुनावी दंगल में उतरे थे। 5 में से 2 नैना, दुष्यंत जेजेपी से और 3 अन्य अलग अलग सिंबल पर चुनावी ताल ठोक रहे थे। इनमें आदित्य देवीलाल को छोड़कर बाकी सब उम्मीदवार जीत गए, यानी नैना चौटाला, दुष्यंत चौटाला, अभय चौटाला और रणजीत सिंह चुनाव में विजयी रहे। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का जब ऐलान हुआ तो शायद किसी को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं होगा कि वहां कांग्रेस की वापसी होगी।
इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी एग्जिट पोल इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि हरियाणा में एक बार फिर से पूर्ण बहुमत से बीजेपी ही सरकार बनाएगी। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस का ये जश्न बता रहा है कि कांग्रेस ने हारी हुई बाजी पलट दी है। खुद कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी सुबह तक यकीन नहीं होगा कि दिवाली से पहले उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तभी तो देखिए कैसे थकी हारी कांग्रेस में दिवाली से पहले ही जोश और जश्न का माहौल है। कांग्रेस कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ नाचने गाने में जुटे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी सुबह तक यकीन नहीं होगा कि दिवाली से पहले उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तभी तो देखिए कैसे थकी हारी कांग्रेस में दिवाली से पहले ही जोश और जश्न का माहौल है। कांग्रेस कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ नाचने गाने में जुटे हैं। हालांकि इस जश्न और कांग्रेस के कमबैक के पीछे की वजह भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जिद और उनकी अटूट मेहनत को माना जा रहा है। तभी तो देखिए कैसे वो और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा विक्ट्री साइन बनाकर जनता का आभार जता रहे हैं। असेंबली आई है लेकिन जनादेश इस सरकार के खिलाफ आया है, तो जो भी जनादेश लेके आए हैं इसके खिलाफ, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे जेजेपी है, चाहे आरएलडी है, चाहे बीएसपी है, चाहे इंडिपेंडेंट्स है, सबको जनादेश का मान सम्मान करते हुए एक मजबूत सरकार देनी चाहिए। हुड्डा ने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति और प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के साथ मिलकर ऐसे समय में कर दिखाया है जब पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस महज 15 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। हरियाणा के लोगों ने कांग्रेस पार्टी में विश्वास जताया है और भारतीय जनता पार्टी की झूठ को पूरी तरह से नाकार दिया है। हमें उम्मीद है कि कांग्रेस वहां तक पहुंच पाएगी और सरकार बनाएगी। हालांकि कुछ महीने पहले रोहतक में हुड्डा को यहां तक कहना पड़ा कि उनके कार्यकर्ता तय करेंगे कि उन्हें कांग्रेस में रहना है या कुछ और करना है। लेकिन इसी बीच सोनिया गांधी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष बनी और वो जानती थी कि हुड्डा की आवाज को न ही दबाया जा सकता है और न ही नजरअंदाज किया जा सकता है। शायद इसीलिए हरियाणा में कांग्रेस की जीत के मैन ऑफ द मैच हैं भूपेंद्र हुड्डा। झाबुआ उपचुनाव में जीत के बाद कांग्रेस में जश्न का माहौल देखा गया। मध्य प्रदेश के झाबुआ उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया की जीत पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पहली बार हुए ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में आतंकवाद ग्रस्त जिले शोपियां में 82% मतदान हुआ, जबकि पूरे प्रदेश में 90% से अधिक मतदान हुआ। यूपी के अयोध्या में 26 अक्टूबर को होने वाले दीपोत्सव को लेकर सरयू घाट और श्रीराम की पैड़ी पर बचे हुए कामों को पूरा कर लिया गया। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की जीत के बाद जम्मू में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। गाजियाबाद में पुलिस ने कार चोरी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से 11 कारें बरामद की। पंजाब और हरियाणा में पराली जलाए जाने के कारण दिल्ली एनसीआर में गुरुवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स 235 के स्तर पर खराब स्थिति में पहुंच गया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में दिवाली के मौके पर बाजार में प्रदूषण की रोकथाम के लिए बड़ी संख्या में इको फ्रेंडली ग्रीन पटाखे बिक रहे हैं। तेलंगाना में हुजूरनगर उपचुनाव में टीआरएस के उम्मीदवार ने कांग्रेस उम्मीदवार को 43,624 वोटों से हराया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारी बारिश के कारण एक बस स्टैंड में पानी भर गया, जिस वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यूपी में बहराइच की बलहा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार सरोज सोनकर ने एसपी उम्मीदवार किरण भारती को 46,481 वोटों से हरा दिया। चुनाव के नतीजे आने के बाद पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह जब बीजेपी दफ्तर पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। हजारों की तादाद में जुटे कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए अपने नेताओं का स्वागत किया। दोनों राज्यों में बीजेपी के प्रदर्शन से खुश पीएम मोदी और अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी और साथ ही जनता को धन्यवाद कहा। ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला चुनाव था जिसमें कामयाबी से पार्टी के नेता खुश नजर आए। आप सब लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें।
महाराष्ट्र की और हरियाणा की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी सेवा करने में हम पिछले 5 साल से भी ज्यादा मेहनत करेंगे। आज मैं आप सबके माध्यम से देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं को इस बात की विशेष बधाई देना चाहता हूं कि मोदी 2 में पहले दोनों चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतकर आगे बढ़ रही है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी के पास है, लेकिन सत्ता की चाबी शिवसेना के पास है। राज्य में जिस सियासी ताकत को पाना शिवसेना का लक्ष्य रहा था, उससे पार्टी ने हासिल कर लिया है। पार्टी को 58 सीटें हासिल हुई, लेकिन शिवसेना के सहयोग के बिना बीजेपी के लिए सरकार बनाना नामुमकिन है। इसीलिए नतीजों के बाद जब उद्धव ठाकरे मीडिया के सामने आए तो उनके तेवर बदले हुए नजर आए। लोकसभा का चुनाव जब होने जा रहा था, उस दरमियान अमित भाई मेरे घर आए थे और हम दोनों ने बैठकर जो फॉर्मूला था वो तय किया था। अब समय आया है वो जो फॉर्मूला तय हुआ था उसके ऊपर अमल करें। संकेत है कि शिवसेना बीजेपी के सामने अपनी मांगों को मजबूती से रखेगी और बीजेपी के सामने उन्हें मानने के सिवाय कोई चारा नहीं होगा, क्योंकि आंकड़े शिवसेना के पक्ष में हैं। शिवसेना का सीएम बनेगा, लगता है वो कहा गया है कि शिवसेना का सीएम बने जाता है। आपके मुंह में घी से चुनावी नतीजों के बाद से ही शिवसेना कार्यकर्ताओं का जोश हाई नजर आया। मुंबई में पार्टी दफ्तर के सामने जश्न का माहौल दिखा। ढोल नगाड़े और ऑर्केस्ट्रा के साथ कार्यकर्ता नाचते झूमते दिखे। हाथों में उद्धव ठाकरे के पोस्टर लेकर उन्होंने जमकर नारेबाजी की। इतना ही नहीं, इसके बाद जमकर आतिशबाजी भी हुई। 2014 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने अपने दम पर चुनाव लड़ा था और कुल 63 सीटें जीतकर दूसरी बड़ी पार्टी बनी थी। 2019 में शिवसेना को 56 सीटें मिली हैं। शिवसेना के लिए खुशी का मौका आदित्य ठाकरे ने भी दिया, जो बदली विधानसभा सीट से चुनाव जीत गए। सीएम कॉमन मैन है तो बिल्कुल, लेकिन पहली चीज यानी उद्धव जी ने जो बात कही है, अभी कोई जो बातें कही है, मुझे लगता है उसी पे हम आगे जाएंगे। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी बातें हुई है वही तो शिवसेना का मार्ग होगा। महाराष्ट्र में सरकार की तस्वीर साफ है, लेकिन सरकार में किसके पास क्या जिम्मेदारी होगी, इसे लेकर अभी खींचतान होगी और इस बार बीजेपी शिवसेना को नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन सरकार बनाने में भले ही कामयाब नहीं हुआ, लेकिन 78 साल के शरद पवार ने साबित कर दिया कि राज्य की राजनीति में उनका सिक्का आज भी चलता है। कयासों को गलत साबित करते हुए एनसीपी ने 55 सीटों पर कब्जा जमाया और माना जा रहा है कि ये शरद पवार का ही करिश्मा है कि न सिर्फ एनसीपी बल्कि कांग्रेस और दूसरी सहयोगी पार्टियों ने उम्मीद से बेहतर नतीजा दिया। 2014 में कांग्रेस को 42 और एनसीपी को 41 सीटें मिली थी, जबकि 2019 में कांग्रेस को 42 और एनसीपी को 54 सीटें मिली हैं। इतना ही नहीं, एनसीपी ने 17 लोकसभा उपचुनाव में भी बाजी मारी। ये जो माहौल किया गया था कि 220 के आगे वहां तक जाने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से, रूलिंग पार्टी की तरफ से रखी गई थी, मगर इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, स्वाभिमानी क्षेत्रीय संगठन, इंडियन वर्कर्स पार्टी और अन्य हमारे सहयोगियों ने मिलकर इस चुनाव का सामना करने की जो तैयारी की थी, उन्हें महाराष्ट्र की जनता की तरफ से हमें अच्छा सहयोग मिला है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एनसीपी दोहरे संकट से गुजरी। चुनाव से पहले पार्टी के कई दिग्गज नेता पार्टी छोड़ गए, तो मतदान से पहले शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया, लेकिन इसके बावजूद शरद पवार मोर्चे पर टिके रहे और नतीजों से सबको चौंका दिया। अपोजिशन के ऊपर एक तरह का पर्सनल अटैक करके एक गलत एटमॉस्फेयर तैयार करने के लिए कोशिश की, ये लोगों को पसंद नहीं करा। कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन ने शरद पवार के चेहरे पर यह चुनाव लड़ा। ज्यादा उम्र के बावजूद शरद पवार ने पूरे जोश से प्रचार भी किया। 17 में मूसलाधार बारिश के दौरान उन्होंने एक चुनावी रैली की और भीगते हुए अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगा। माना जा रहा है कि शरद पवार लोगों की भावनाओं को खुद से जोड़ने में कामयाब रहे। देश का प्रधानमंत्री, हमारा भी प्रधानमंत्री है, सबका प्रधानमंत्री है, और देश के किसी व्यक्ति को या पॉलिटिकल फोर्सेस या किसी सेक्शन को डूब के मर जाओ, इस तरह की भाषा मुझे लगता नहीं प्रधानमंत्री को शोभा देगी।
महाराष्ट्र में सरकार का समीकरण साफ है, लेकिन पवार और उद्धव ठाकरे की नजदीकियों की वजह से ये चर्चा भी जरूर चली कि क्या शिवसेना और एनसीपी आपस में मिलकर सरकार बना सकते हैं। शिवसेना से हाथ मिलाना सही रहेगा, इस पर मौका अच्छा है। हम तो नहीं करेंगे, हम एनसीपी और कांग्रेस और हमारे जो साथी हम सब मिलकर तय करेंगे आगे की नीति, आगे का प्रोग्राम। तो कोई एक अकेले पार्टी बनाने तैयार नहीं कर सकती, और दूसरी इनके साथ जाने जो आप कहते हैं ये विचारधारा, ये प्रोग्राम हमारे सामने नहीं है। एनसीपी का अगला राजनीतिक कदम क्या होगा ये अभी साफ नहीं है, लेकिन शरद पवार ने महाराष्ट्र में अपनी पावर एक बार फिर साबित कर दी। और वक्त अभी एक छोटे से ब्रेक का है, लौट रहे हैं फौरन वापस। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। करतारपुर कॉरिडोर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हो गया है। दोनों देशों के अधिकारी जीरो पॉइंट पर पहुंचे और वहां समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब इस कॉरिडोर का उद्घाटन 9 नवंबर को पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान और भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इससे पहले पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल के नेतृत्व में पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल करतारपुर जीरो लाइन पर पहुंचा, जिनसे भारत की ओर से विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव HCL दास ने कॉरिडोर से संबंधित तमाम जानकारियों को साझा किया। इसके बाद दोनों प्रतिनिधियों ने कॉरिडोर से संबंधित सहमति पत्र पर साइन किए और एक दूसरे को सौंपे। इससे पहले दोनों देशों के बीच 23 अक्टूबर को समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने थे, लेकिन आखिरी वक्त में इसे एक दिन और आगे कर दिया गया, जिसके तहत आखिरकार काफी इंतजार के बाद दोनों देशों के बीच ये समझौता हो गया। हालांकि भारत को अभी भी श्रद्धालुओं से $20 लेने के मसौदे पर असहमति है, क्योंकि भारत के विरोध के बावजूद पाकिस्तान यात्रियों से $20 की फीस लेने पर अड़ा हुआ है। Today we have signed the agreement between India and Pakistan on the modalities of operationalization of the Kartarpur Sahib corridor at Zero Point International Boundary, Dera Baba Nanak. The Indian delegation was represented by Ministry of External Affairs, Ministry of Defence, Government of Punjab and Ministry of Home Affairs. In a landmark decision, the Union Cabinet had also approved the building and development of the Kartarpur Sahib corridor. इस समझौते के बाद सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था 5 नवंबर और दूसरा जत्था 6 नवंबर को रवाना होगा। दरअसल ये कॉरिडोर करतारपुर के दरबार साहिब को पंजाब के गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक धर्मस्थल से जोड़ेगा, जिससे भारतीय श्रद्धालु बगैर वीजा के आवाजाही कर पाएंगे। श्रद्धालुओं को करतारपुर साहिब जाने के लिए बस एक परमिट लेना होगा। श्रद्धालु ऑनलाइन पोर्टल प्रकाश पर्व 550.mha.gov.in पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नियमों के तहत कॉरिडोर सुबह से शाम तक खुला रहेगा। सुबह जाने वाले श्रद्धालु को उसी दिन शाम को वापस लौटना होगा। पूरे साल ये कॉरिडोर खुला रहेगा, लेकिन अगर किसी कारण से इसे बंद किया जाएगा तो इसकी जानकारी पहले से दी जाएगी। दरअसल करतारपुर सिखों के लिए सबसे पवित्र जगहों में से एक है। करतारपुर साहिब सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी का निवास स्थान था। गुरु नानक ने अपनी जिंदगी के आखिरी 17 साल 5 महीने और 9 दिन यहीं पर गुजारे थे। यही नहीं, उनका सारा परिवार यहीं आकर बस गया था। उनके माता पिता और उनका देहांत भी यहीं पर हुआ था। इस लिहाज से ये पवित्र स्थल सिखों के मन से जुड़ा एक धार्मिक स्थान है। चुनावी नतीजों के दिन बयानों के तीर खूब चले। देखिए बाजी किसके हाथ लगी। उड़ने की राजनीति इस का मैं सोचता हूं पर्दाफाश हुआ है। ध्यान मोड़ने की राजनीति जो का उपयोग किया गया लोकसभा के चुनाव में और पिछले कुछ महीनों में, कभी राष्ट्रवाद की बात, कभी 370 की बात, कभी पाकिस्तान की बात। क्योंकि हर बार आप मोदी की पॉपुलैरिटी पर नहीं जीत पाएंगे, बावजूद इसके कि हरियाणा में मेरे ख्याल से मोदी ने 10 या 12 या 15 सभाएं की और वो नतीजा नहीं आया। तो ये तो लग रहा है कि एक चेंज आ रहा है, मगर जब तक कांग्रेस रहेगी, इनकी ये रहेगा, वहां पर बीजेपी को सपोर्ट मिलता रहेगा। मैम, वोट शेयर यूपी में काफी अच्छा रहा है।
जी इस बार दुगना हुआ है सर, दुगने से भी ज्यादा हुआ है सर। हरियाणा में काफी अच्छा कांग्रेस ने किया है। इससे हमें बहुत खुशी है क्योंकि इसका मतलब है कि हमारे संगठन थोड़ी सी उपलब्धि है। हरियाणा के लिए क्या कहेंगे मैम? बहुत खुशी है हरियाणा पर भी, महाराष्ट्र पर भी। थैंक यू। हरियाणा चुनाव में बाढड़ा सीट से जेजेपी की नैना सिंह चौटाला जीत गई। हरियाणा के बाढड़ा विधानसभा सीट से जननायक जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली नैना सिंह चौटाला ने दुष्यंत चौटाला की पत्नी की मौजूदगी में चुनाव अधिकारी से जीत का सर्टिफिकेट लिया। यूपी के रामपुर उपचुनाव में आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा ने बीजेपी उम्मीदवार को 7,589 वोटों से हरा दिया। यूपी के गाजियाबाद में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों पर समीक्षा करने की बात कही। जहां पर प्रदर्शन अच्छा हुआ है वहां पर बधाई देनी चाहिए, जहां थोड़ा प्रदर्शन खराब हो गया है उसके कारणों की जांच करनी चाहिए। यूपी में हुए उपचुनाव में जीतने वाले उम्मीदवारों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिट्ठी लिखकर बधाई दी। हरियाणा में निर्दलीय विधायक चुनने के नाम से मशहूर पुंडरी विधानसभा सीट से एक बार फिर निर्दलीय विधायक ने बाजी मारी। मुंबई के बायकुला विधानसभा सीट से शिवसेना उम्मीदवार यामिनी यशवंत जाधव ने जीत दर्ज की। महाराष्ट्र में पालघर के बसई और नाला सोपारा सीट से बहुजन विकास आघाड़ी की उम्मीदवार हितेंद्र ठाकुर और उनके बेटे क्षितिज ठाकुर की जीत पर महिला कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ केस दर्ज करने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीबीआई का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री मोदी हाय 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 हाय, प्रधानमंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गुजरात के सूरत में नुकीली कीलों पर लेटकर 9 लोगों ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस रिकॉर्ड में 4 से 6 इंच लंबी नुकीली 2 तरफा सलाखों की कील पर 9 लोग एक के ऊपर एक लेटे हुए दिखाई दिए। देखिए कैसे सूरत के एक इंडोर स्टेडियम में ये कारनामा देखने के लिए वहां भारी भीड़ इकट्ठा है। इसी दौरान एक शख्स नुकीली कीलों के एक जाल पर लेटता है। इसके बाद उसकी छाती पर एक और बेहद महीन कीलों का जाल रखा जाता है जिस पर एक और शख्स लेटता है। इसके बाद एक के ऊपर एक करीब 9 लोग इसी तरह कीलों पर लेटते हैं और कीलों पर लेटे लोगों की मीनार सी बन जाती है। इस कारनामे को जिसने भी देखा उसने दांतों तले उंगलियां दबा ली, लेकिन लेटे हुए लोगों का दर्द भी देखिए कि कैसे वो इन कीलों की चुभन को झेल रहे हैं। सिर्फ चुभन ही नहीं, इस शख्स को 8 लोगों का भार भी झेलना पड़ रहा है। इन लोगों को जिसने भी करीब से देखा वो हैरान हो गया कि आखिर कोई कैसे कीलों पर लेट सकता है। इन 9 लोगों में विस्पी खराड़ी, मेहुल बोरा, जैकी पटेल, भावेश पानवाला, खुशरू, मनन, अबू बकर, डेरियस कपूर, रमीज और उनकी टीम शामिल है। इन लोगों ने एक ही दिन में 2 रिकॉर्ड बनाए हैं। पहला मोस्ट एयर बैंड ऑफ नेल सैंडविच और दूसरा मोस्ट आयरन रॉड बैंडिंग इन 1 मिनट विद नेक। इस दौरान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के पर्यवेक्षक भी मौजूद थे जो लगातार इन लोगों को देख रहे थे। नियमों के मुताबिक इन 9 लोगों को 20 सेकंड तक इसी तरह रहना था, लेकिन ये लोग 40 सेकंड तक ऐसी ही हालत में रहे। बाकी सब लोग ट्राई कर रहे हैं हमको चैलेंज करने के, वो फेल हो रहे हैं। लकीली हम लोग कर रहे हैं, हमारी प्रैक्टिस की वजह से, हमारी कंडीशनिंग की वजह से, हमारी ट्रेनिंग की वजह से वी आर एबल टू डू इट। इस दौरान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के पर्यवेक्षकों ने बताया कि इन लोगों ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर नया कीर्तिमान बनाया है। अभी जो आपने रिकॉर्ड देखा वो था मोस्ट लेयर्ड बेड ऑफ नेल सैंडविच, जिसका प्रीवियस रिकॉर्ड इन्होंने ही सेट किया था पिछले साल 8 लोगों के साथ, और आज इन्होंने खुद का रिकॉर्ड ब्रेक किया है 9 लोगों के साथ। खैर, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना अपनी जगह है, लेकिन इतना दर्द सहने की ताकत ये 9 लोग कहां से लाए? क्योंकि एक जरा सी सुई चुभने पर कितना दर्द होता है, लेकिन यहाँ तो सुई नहीं कील थी, और वो भी 1-2 नहीं, सैकड़ों। और फिलहाल हरियाणा से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। हरियाणा में कांग्रेस की जीत पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि ये जनादेश बीजेपी के खिलाफ है। उनका कहना था कि अगर मुझे कुछ वक्त और मिलता तो कांग्रेस बहुमत में होती, और अब अपील एक तरह से की है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। उनका कहना है कि सभी पार्टियां अब बीजेपी के खिलाफ आए। आपको बता दें कि आज दिन में भी यही बात कह रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और सुबह भी उन्होंने यही बात कही थी जब काउंटिंग शुरू भी नहीं हुई थी, तब भी उन्होंने इसी बात को कहा था कि जनादेश जो है वो उन्होंने ये कहा था कि अगर मुझे पहले थोड़ा सा वक्त और मिल जाता तो यहां पर नतीजे कुछ और होते। और जैसे जैसे नतीजे आते गए, चुनाव के रुझान आते गए, उन्होंने ये कहा कि जनादेश बीजेपी के खिलाफ है। और अब फिर से वो बात दोहराते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी को ये चीज समझ लेनी चाहिए कि ये जनादेश उनके खिलाफ आया है क्योंकि कांग्रेस की परफॉर्मेंस सुधरी है। देखिए, जो जनादेश आया है हरियाणा के लोगों का,
वो बीजेपी की सरकार के खिलाफ आया है वहाँ की, तो प्रदेश सरकार ने कोई काम किया नहीं हुआ। तो जनादेश का सदा सम्मान करना चाहिए। जो जनादेश लेके आए हैं, बीजेपी के खिलाफ लेके हैं, उन सारे पार्टियों को, चाहे इंडिपेंडेंट है, चाहे इनेलो है, चाहे जेजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे और कोई पार्टी है, उनको सब एक होकर जो है एक जनादेश की सम्मान करना चाहिए और एक मजबूत सरकार बनानी चाहिए। सर, आप अपील कर रहे हैं, आपने अपील जो है बहुत पहले इस बात की करी है, लेकिन अभी तक कोई जवाब वहां से नहीं आ रहा है और इंडिपेंडेंट विधायक लगातार टच में। बीजेपी कह रही है कि वो सरकार बनाएगी, प्रधानमंत्री हो चाहे बीजेपी के अध्यक्ष हो, वो कह रहे हैं कि उनको जीत मिली है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साफ तौर पर कहना है कि थोड़ा सा वक्त अगर और मिलता तो चुनाव के नतीजे कुछ अलग होते। हमारे साथ इस वक्त रजत राकेश टंडन है और उनके साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद मौजूद हैं। सीधा उन्हीं के पास चलेंगे। रजत, सवाल यहां से यही है, क्योंकि पहले भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बात को कह रहे थे और एग्जिट पोल को वो नहीं मान रहे थे। अब काफी हद तक फेवरेबल है चीजें कांग्रेस के लिए, लेकिन जो दिन में कह रहे थे कि 100% सरकार हम बनाएंगे, वो कैसे पूरा करेंगे? बिल्कुल, देखिए, खुद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, और कहा जाए कि इस समय अगर सबसे ज्यादा बातचीत किसी की हो रही है कि वन मैन जो था जिसने कांग्रेस के लिए हरियाणा को पलटा फिलहाल, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और हमारे साथ लाइव मौजूद है। बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज पर बातचीत करने के लिए। चर्चा इसी बात की है कि सिंगल हैंडेडली आपने पूरा कैंपेन लिया, कम वक्त था, आगे क्या हुड्डा साहब अब यहाँ? देखिए, अब जो है नतीजा आए हैं, जो जनादेश आया है मतदाताओं का, वो जो हरियाणा की बीजेपी की सरकार उसके खिलाफ आया है। मेरा ये मानना है कि जो जनादेश लेके आए हैं उसके खिलाफ उन सारी पार्टियों को मिलकर एक मजबूत सरकार बनानी चाहिए। क्या जेजेपी, क्योंकि एक फैक्टर इस चुनाव में हमने देखा, जिंद में भी हमने देखा था कि सेकंड पोल जेजेपी ने किया था, इस चुनाव में एक फैक्टर जेजेपी होके आया है। क्या आपकी कोई बातचीत हुई है? क्योंकि कांग्रेस में यही कहा गया कि हरियाणा में जो भी डिसीजन होगा वो सब कुछ आपके ऊपर छोड़ा गया है। पार्टी ने आपको एक फ्री हैंड दिया है कि आप जिससे चाहिए बात कर लीजिए, जैसे भी हो आप आगे बढ़ सकते हैं विधायकों से बात करके। क्या कोई बातचीत आपकी या आपके किसी साथी की जेजेपी में हुई है? क्या कोई बातचीत का दौर शुरू हुआ है? देखिए, बातचीत का तो दौर चलता है, लेकिन मैं तो शुरू में ही कहा था कि भाई ये सबको ये जनादेश की जो है वो करना चाहिए। जो जनादेश आया है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए और रिस्पेक्ट करते हुए सबको एक होकर सरकार बनानी चाहिए। हालांकि हमारा खाली लक्ष्य सरकार बनाने का नहीं है, हमारा जनादेश को जो है उसका स्वागत करने की बात है। लोगों को उसको मान सम्मान करना चाहिए। एक चाबी इंडिपेंडेंट्स के भी पास है, ये भी माना जा रहा है, और कुछ इंडिपेंडेंट्स जो है वो दिल्ली आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। तो क्या कुछ इंडिपेंडेंट्स से आपकी भी बातचीत हुई है? क्योंकि आपने दिन में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कही थी वो उसमें कहा था कि आप पिछली बार भी एक बार सरकार बनी थी, जो इंडिपेंडेंट्स आए थे उनको आपने रिएक्टेट किया था सरकार। मैंने यही कहा था भाई हम जो सब इकट्ठे हो गए, हम सरकार बनाएंगे तो उनको उचित स्थान और सम्मान मिलेगा, यही कहा था। वो अब भी कह रहा हूँ, वो तो फिर उनको सोचना है जो जनादेश लेके आए हैं। अभी बातचीत तो चलती है, लेकिन अभी देखें, अभी पहली नजर रखी हुई है कैसे कैसे क्या होगा। हम नजर रखी हुई बात है, क्या किस तरह इवेंट डेवलप होंगे। बीजेपी अपनी विक्ट्री की भी बात कर रही लार्जेस्ट पार्टी है। रजत, क्या मॉरल हक है? मैं चाहूंगा कि भूपेंद्र जी से आप एक चीज और पूछ लें, एक सवाल ये भी पूछ लें कि अब सोनिया गांधी जी से कब मुलाकात हो रही है? हमारे तो मंत्री चुनाव आ रही, जनादेश उनके खिलाफ है, उनको तो क्लेम करना नहीं चाहिए अगर नैतिक। सोनिया गांधी जी ने दिन में बताया गया कि फोन से बात की थी, आप आ गए हैं, क्या सोनिया गांधी से बात करेंगे? क्या इंडिपेंडेंट्स जो हैं उनसे भी आपकी लगातार बातचीत हो रही है? कुछ लोग आपके संपर्क में हैं? संपर्क में तो सभी एक दूसरे से होते हैं, क्या इवेंट्स कैसे होंगे देख रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे, आश्वस्त है कि हाँ जो नंबर गेम है, क्योंकि अभी भी तीन सीट्स ऐसी हैं जिन पर क्लोज फाइट मानी जा रही है, तो क्या आश्वस्त है कि हाँ वो नंबर गेम में आप एक बार फिर से उभरेंगे? देखते हैं, नतीजों इंतजार करते हैं। सोनिया गांधी से आज कोई मुलाकात? ये कल करेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो क्या आश्वस्त है कि हाँ वो नंबर गेम में आप एक बार फिर से उभरेंगे? देखते हैं, नतीजों इंतजार करते हैं। सोनिया गांधी से आज कोई मुलाकात? ये कल करेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब साफ कह रहे हैं कि हाँ जो नंबर गेम है उसमें वो लगातार नजर बनाए हुए हैं। इंडिपेंडेंट्स हो या जेजेपी हो, सबसे संपर्क साध रखा है कांग्रेस पार्टी ने।
ठीक है रजत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत को हम तक पहुंचाने के लिए। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आपने देखा, आप सुन रहे थे और दिन में तेवर थोड़े अलग थे, कह रहे थे 100% सरकार हम बनाएंगे, लेकिन अब चूंकि इक्वेशन इतनी फेवरेबल नहीं है इसलिए वो कह रहे हैं कि देखते हैं आगे होता क्या है। कल सोनिया गांधी से मुलाकात होगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।